हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में फिजिक्स में जो डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा है नहीं, और जनरली थोड़े बहुत हैं, वो भी आईसीएसई काउंसिल नहीं पूछता है, क्योंकि काउंसिल का एक पैटर्न अब बन चुका है कि वो अब धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वो वैसे क्वेश्चंस काउंसिल बढ़ाना चाह रहा है जो सोचने पर मजबूर है। डेरिवेशन सीधी रटाई होती हैं, सबको दिमाग में रहती हैं, लेकिन कुछ सोचना नहीं होता। इस वजह से डेरिवेशन जितनी भी याद की हुई चीज़ें हैं ना, वो उसका पैटर्न अब धीरे धीरे जा रहा है, और अब धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का एंड अब ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने वाले ऐसे कॉन्सेप्ट जो है उनको, मतलब उन वैसे कॉन्सेप्ट एंड वैसे क्वेश्चंस को पेपर में लाया जा रहा है, वैसे क्वेश्चंस को पेपर में लाने का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। बट कुछ डेरिवेशंस हैं जो सिलेबस में है, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखो, हाँ, जैसे सबसे पहला है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर कितना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये आता है हम लोग का फॉर्मूला। लेकिन ये आया कहाँ से? देखो, चलो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। मान लो की बात है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। मान लो की बात है, ये बिल्डिंग है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ऑफ हाइट h, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h, ठीक है। अब मान लो की बात है, यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स है जो यहाँ से नीचे आ रहा है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, बॉक्स को ड्रॉप कर दिया बॉक्स को। तो अब ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉप किया है, तो बॉक्स अब ये नीचे आएगा, है ना। बिल्कुल इसकी तरीके से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू वेट, यानी कि उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? उस पे फोर्स लग रहा है, कौन सा? इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स है mg, वेट है ना, उसका खुद का फोर्स, उसका खुद का वेट, आई एम सॉरी, है ना। फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स नीचे की तरफ, डायरेक्शन क्या है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इस बॉक्स की क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वो भी है नीचे, है ना। डिस्प्लेसमेंट इस बॉक्स की है कितनी? h, और वो भी है नीचे। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? तो कहोगे भैया फोर्स है ना, इसमें ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो इसको नीचे खींच के ला रहा है। इसका मतलब इस बॉक्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगा और बॉक्स भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि mg भी नीचे है, फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? जीरो, यानी कि कॉस थीटा में थीटा इज जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg इंटू एच इंटू कॉस जीरो, यानी कि mgh, यानी कि प्लस mgh सिंपली, है ना। प्लस mgh होगा हम लोग के वर्क डन, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh, ठीक है। ये तो तब होगा जब हमने बॉक्स को ऊपर से ड्रॉप किया और नीचे आया। मान लो की बात, मैंने क्या किया, बॉक्स को ड्रॉप करने की जगह मैं इधर से बॉक्स को अब ले जा रहा हूं ऊपर, है ना। ऐसे बॉक्स को ले जा रहा हूं ऊपर, है ना। ये मैं लेके जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे हाथ पे रखा हुआ है बॉक्स को मैंने, और ऐसे बिल्डिंग के ऊपर ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब अब अगर मैं पूछूं तो बॉक्स पे जो बॉक्स का जो वेट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो तो अभी भी नीचे होगी भाई। वेट तो हमेशा नीचे ही की तरफ लगेगा ना, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि वेट हमें अब ऊपर लगने लगा, कि अब भैया ग्रेविटेशनल पुल ऊपर लगने लगा, बॉक्स ऊपर अपने आप जा रहा है। नहीं भाई, वेट तो अभी भी नीचे ही लगेगा। इसका मतलब जो फोर्स है बॉक्स पे, वेट मैं लिख देता हूँ, वेट फोर्स की जगह वेट लिख देता हूँ, है ना। वेट वो है कहाँ? वेट है इक्वल्स टू mg, कहाँ? नीचे। वो तो हमेशा नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कहीं पे भी जाए बॉक्स, है ना, कैसे भी जाए, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ होगा। लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी h है, मगर इस बार डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, मतलब अभी बॉक्स ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर। लेकिन इस पर वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना काम किया, तो हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू, देखो mg है नीचे, h है ऊपर। mg है नीचे, h है ऊपर, इसका मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 180 डिग्री, यानी कि cos 180 कितना होता है? -1। -1 आ गया, इसका मतलब अगर मैं लिखूं वर्क वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, और कॉस थीटा कितना आ रहा है? -1, यानी कि mgh इंटू -1, यानी कि हमारा माइनस mgh आ जाएगा। क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा क्या आ गया? -mgh। अब मैं पूछूं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हुआ,
कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय मी या फिर बाय मेरा फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, है ना, वो कितना होगा, है ना। तो बेसिकली अब मैंने पूछा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा। उनको कि भैया माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, कन्फ्यूज हो, नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। तो मैंने कहा भाई ध्यान से सोचो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है, बॉक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर, है ना, ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, कौन लेके जा रहा है, मैं, यानी कि बॉक्स को ऊपर ले जा कौन रहा है, मैं, यानी कि मेरा लगाया हुआ फोर्स, मेरा लगाया हुआ फोर्स बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। इसका मतलब मैंने फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ, मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ तभी तो बॉक्स ऊपर जा रहा है ना। मैंने फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ। मिनिमम मैं कितना फोर्स लगाऊंगा कि मैं बॉक्स को ऊपर ले जा पाऊँ, उसके वेट के बराबर, है ना, क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट हमको वेट को तो काउंटर बैलेंस करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट, उसके बाद में एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको ऊपर ले जाऊंगी। इसलिए मिनिमम वेट, मिनिमम फोर्स मैं कितना लगा रहूंगा, पता चला मैं उसके वेट को ही नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं उसको ऐसे मतलब बॉक्स इतना भारी है कि वो मतलब उसका वेट मुझसे संभल ही नहीं रहा, वो मुझसे उठ ही नहीं रहा था, फिर मैं वेट काउंटर काउंटर बैलेंस कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मिनिमम फोर्स मुझे इस बॉक्स को ऊपर उठाने के लिए एटलीस्ट एमजी का फोर्स चाहिए, यानी कि मैं बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगाऊंगा न्यूमेरिकली, एमजी के बराबर ऊपर की तरफ, है ना। मैं लगा रहा हूं एमजी का फोर्स ऊपर की तरफ, और ये बॉक्स कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि मैंने फोर्स लगाया, मैंने मैंने फोर्स लगाया, फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। मिनिमम फोर्स लिख दूं, मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। मिनिमम फोर्स क्यों, क्योंकि एटलीस्ट हमें उसके वेट को काउंटर बैलेंस करना है, तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, तो दैट विल बी एमजी, उसके वेट के बराबर। और ये कहाँ को, ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि हम लोग बॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ, और बॉक्स डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, और मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एच, कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में किसने काम किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मैंने काम किया, मैंने मतलब मैंने जो इस बॉक्स पे, मान लो बात ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने काम किया, यानी कि मैंने इस पे अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो कितना हो जाएगा, मैंने जो इस पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ। अब क्योंकि मैंने लगाया फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि कॉस जीरो कितना होता है, वन, है ना। तो हमारा मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आ जाएगा एम जी एच, वो भी प्लस, है ना। यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो गया, एम जी एच। और ऑब्वियस ही बात है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि मैंने कुछ काम किया इस बॉक्स को ऊपर ले जाने में, मैंने खुद से काम किया, मैंने अपनी ताकत इस पे लगाई, मैंने इस पे ताकत लगाई, और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ एम जी एच, मतलब उसका वर्क डन करके। अब मैंने जो वर्क डन किया, अभी क्या होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, मैं ऊपर इसको बॉक्स को ले जा रहा हूँ, तब तो मैं थकता जाऊंगा ना धीरे धीरे, धीरे धीरे जैसे जब उसको चढ़ाता जाऊंगा मेरी थकान बढ़ती जाएगी, क्यों बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं इस बॉक्स पे काम कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, मैं एनर्जी खो रहा हूँ, मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है, मेरी एनर्जी खो रही है, तो मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, तो एनर्जी बेसिकली इस बॉक्स में जा रही है, मतलब इस बॉक्स में, इस बॉक्स को मतलब इस बॉक्स को ऊपर ले जाने में, इस बॉक्स में एनर्जी स्टोर होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें कैसे मतलब एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं, तो क्या, एक काम करो, ऊपर ले जाने के बाद बॉक्स को छोड़ दो, अगर बॉक्स नीचे गिरा, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से वो नीचे गिरा, जो उसके अंदर स्टोर थी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कहते हैं, कि हम जब इसको ऊपर ले जा रहे थे तो हमने जो इस पे काम किया उसकी वजह से हमारा एनर्जी लॉस हो रहा था और इसका एनर्जी गेन हो रहा था, हमारा एनर्जी लॉस हुआ, इसका एनर्जी गेन हुआ, इसका मतलब इसने हमसे एनर्जी ली, मैंने इसको अपनी एनर्जी दी, मैंने जो एनर्जी लूज करी थकान के वक्त, वो इसने एनर्जी ले ली, वो इसने एनर्जी ले लिया, नहीं इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। अब जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा ऊपर ले जाके, वैसे ही इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, वो यूज हो जाएगी, एंड ये बॉक्स एकदम से नीचे गिर जाएगा, एंड वही स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एम जी एच, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज एम जी एच। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी।
और ये हो जाएगा, तभी तो आता है F प्लस एम जी एच। हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, प्लस एम जी एच आता है, तो हम लोग का इस वजह से आता है पोटेंशियल एनर्जी एम प्लस एम जी एच, और वो आता है मिनिमम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया। तो यही था डेरिवेशन, ये कॉन्सेप्चुअली डेरिवेशन इसमें ज्यादा है ना कि मैथमेटिकली। बस इसको समझा समझा के लिखना है हर एक चीज को, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बेसिकली मीन्स की मिनिमम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी हम जो लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो बस ये था, बस इतना सा था, इसमें नथिंग है ना, वेरी इजी है। बस हाँ, थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन होने लगती है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे, और वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी अगर नीचे होगा और फोर्स भी नीचे लग रहा है तब प्लस होगा, लेकिन अगर फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव। अगर वर्क मतलब अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना। तो हमारा ये है पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच का डेरिवेशन, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, टू पे काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई या फिर के से डिनोट करते हैं सिर्फ, और ये होता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द स्पीड इन, है ना। अब देखो इसका डेरिवेशन, मान लो की बात है, मैं ऐसे करते हैं, देखें, जैसे मान लो की बात है, ये एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स आगे जा रहा है स्पीड वी से, है ना, इसकी स्पीड है कितनी, वी स्पीड है, आगे की तरफ जा रहा है, और इसका मास है एम। मास कितना है, एम के जी, मास है एम के जी, और स्पीड है वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रहा है। अब मान लो की बात है, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया आगे की तरफ, मतलब इसको रोकने के लिए, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया एफ, है ना, फोर्स लगाया एफ, विच इज द रिटार्डिंग फोर्स, मतलब इसको रोकने के लिए, मतलब मैं इसकी मोशन को अपोज कर रहा हूँ, ये जा आगे रहा है लेकिन मैं इसको स्लो डाउन करना चाह रहा हूँ, रिटार्डिंग फोर्स मैंने लगाया। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका मास इंटू ए, ए यानी कि रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू ए विच इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, यानी कि ये जिस ए इज बेसिकली वही रिटार्डेशन की किस रेट से हमारा ये बॉक्स स्लो डाउन होता चला जाएगा, एंड फाइनली ये हमारा बॉक्स एक जगह जाके कुछ इस तरीके से, एम मास का ब्लॉक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, है ना, यू हम इनिशियल वेलोसिटी शो करते हैं, वो कितनी थी, वी थी। वी मतलब हम, वी मतलब ये, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी है वी और फाइनल वेलोसिटी है जीरो, कुछ इस तरीके से। मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये इतनी दूर जाके रुक गया। मान लो की बात है, इसने डिस्टेंस, जब तक रुका इसने डिस्टेंस चल लिया, एस एस डिस्टेंस इसने चल लिया, ठीक है। अब अब क्या होता है, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स खुद, यानी कि एफ इंटू एस, एस यानी कि आगे कितना गया है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में वो उसका कोई इशू नहीं है कि मतलब डायरेक्शन वगैरह का, इस वजह से मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स अगर पीछे लेकर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, विच इज एफ इंटू एस, है ना, कि फोर्स लगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे, तो एफ इंटू एस की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, है ना। अब एफ की बराबर, एफ किसके बराबर, एम इंटू ए, और एस क्या है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो चली है, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक हो, तो हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं। मान लो की बात है, यहाँ पर कितनी थी, यू था हम लोग का, मतलब इनिशियल स्पीड थी वी, फाइनल स्पीड है जीरो, है ना, एक्सेलरेशन हम लोग का है ए, ठीक है, और हम लोग को एस फाइंड करना है, तो हम लोग लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कौन सी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। अब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। अब ध्यान से इसमें ध्यान दो कि v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, टू तो नंबर है, a एक्सेलरेशन, है ना, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ मानी है। मान लो अब v क्या है, अब v है जीरो आ रहा है, जीरो स्क्वायर, है ना, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, कितनी थी, v स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन है पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो एक बार यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हाँ वहां पे भी आ जाएगा, तो फिर ये तो सेटल हो जाएगा ना केस, है ना। रुको, हाँ सही बात है।
तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों कि ये हो जाएगा कितना कि हमारा 2as, वेयर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब ए इंटू एस में हम लोग क्या लगा देंगे, इधर माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ने पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, है ना। एक्सेलरेशन ने पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो हम लोग का जो माइनस, जो साइन वाला गेम है ना, वो यहाँ पे सेटल आउट हो जाता है। इसलिए हम लोग को उधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस धरी सेटल आउट हो जाता है कि एक्सेलरेशन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2as, वेयर v इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से बॉक्स पहले भाग रहा था। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये इक्वेशन बन गई 1, को रखते रहो, है ना। नहीं सॉरी, ये बन गई 2 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको यहाँ रख देते हैं, f की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू ए, है ना। s की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। एंड यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जो हम लोग का डिराइव हो गया, होके आ गया है कि हाफ mv स्क्वायर इज हमारा काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल। तो कुछ इस तरीके से हमारा साइन वाला जो गेम है वो यहाँ पर शटल आउट हो जाता है, हम लोग को वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहीं पर हो जाता है कि ए और एस के क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होती है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो गेम यहाँ पे साइन का हो जाता है ना। बाकी होपफुली समझ में आया होगा ये डेरिवेशन, है ना, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बस रिटार्डिंग फोर्स, बस वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स लिखना था, एफ इंटू एस, और एफ की वैल्यू एम इंटू ए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को तुमको वैसे लिख देना था, कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास एफिशिएंसी, यानी कि ईटा, एम ए और वी आर का रिलेशन, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, ईटा बराबर एम ए बाय वी आर, है ना, एम ए बाय वी आर, ऐसे ही तो होता है, राइट। ये है ना, तो ईटा बराबर एम ए बाई वी आर इंटू 100%, करना है कर लो, नहीं करना तो ईटा की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 की कोई भी लिख सकते हो, परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए आगे 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली वो हो जाएगा। अब इसका रिलेशन को डिराइव करना है, अब ध्यान से देखो, डेरिवेशन के लिए एम ए क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि एल अपॉन ई, ठीक है, चलो ये तो हमें पता है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है ना। वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज ये रहा। अब हम लोग पूछते हैं कि वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क इनपुट होता है जितना मैंने काम किया, यानी जितना एफर्ट ने काम किया, जितना एफर्ट ने काम किया उसको हम कहते हैं वर्क इनपुट, यानी कि इनपुट एनर्जी दी गई, वर्क इनपुट हुआ उसका। तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा, जो एफर्ट ने काम किया, एफर्ट ने कितना काम किया, वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स कौन से लगा, एफर्ट ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, एफर्ट डीई, यानी कि खुद डिस्प्लेसमेंट इनटू एफर्ट, मतलब एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इनपुट कितना हो गया, ई इंटू डीई। चलो, और वर्क आउटपुट, यानी कि लोड भी कितना वर्क हुआ, लोड भी कितना वर्क होगा, जितना हमारा लोड होगा, है ना, तो उसका मतलब उसके फोर्स के बराबर वो जितना मूव करेगा, है ना, उसका वो जितना डिस्प्लेस होगा उस हिसाब से, यानी कि वर्क आउटपुट हो जाएगा एल इंटू डी एल, है ना, एल इंटू डी एल हो जाएगा हमारा वर्क आउटपुट। अब बात आती है एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हमारा होता है क्या, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, चलो यहाँ पे परसेंटेज ही मान लेते हैं ना, ये 100% पे आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100, है ना, ये आ जाएगा। एफिशिएंसी हमेशा यही होता है कि वर्क आउटपुट, हमें फाइनली कितना वर्क मिला अपॉन हमने कितना वर्क किया, है ना, हमें फाइनली कितना वर्क गेन हुआ और हमने कितना किया, मतलब मैंने जितना किया उसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा जितना हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ वर्क जो मैंने किया उसमें से हो सकता है कुछ वेस्ट हो जाए, कुछ वेस्ट हो जाए तो सारा का सारा वर्क जरूरी नहीं कि हो उस पर, मैंने तो सारा का सारा वर्क किया, मैंने तो 100 जूल की एनर्जी लगाई, बट हो सकता है उस पर जो मशीन है उस पर सिर्फ 70 जूल की एनर्जी ही लगी हो, बाकी 30 जूल वेस्ट हो गया। इस वजह से हमारा जो वर्क आउटपुट होता है वो ऊपर रहता है, वर्क इनपुट रहता है वो नीचे रहता है, ठीक है। अब वर्क आउटपुट को ऊपर रखा, वर्क इनपुट को नीचे रखा, तो ये लिखेंगे एफिशिएंसी। वर्क आउटपुट क्या है, वर्क आउटपुट ये है, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एल, एल इंटू डी एल, है ना। और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ई, ई इंटू डी ई इंटू 100। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एल अपॉन ई इंटू 1 अपॉन, क्योंकि अब ये देखो ये डीएल अपॉन डीई है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डीई बाई डीएल, ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे है ना कि 1 अपॉन, क्योंकि डीएल अपॉन डी है तो हम लोग उसको डीएल को इसके भी नीचे ले जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/dE/dl इंटू 100। अब ध्यान से देखो, एल अपॉन ई क्या होता है? एल अपॉन ई होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ये है मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। और डीई अपॉन डीएल क्या होता है? डीई अपॉन डीएल होता है वेलोसिटी रेशियो, है ना, कि 1/VR इंटू 100। तो एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। एंड इस तरीके से हमारे ये रिलेशन डिराइव होके आ जाता है। बस इतना सही था इसका डेरिवेशन, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे किया, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, वही वही सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, है ना। अब देखो पहले सर्किट बनाते हैं। सर्किट है ऐसा, ठीक है, ये बैटरी लगी है। हाँ, अब मान लो की बात है, ये है बैटरी V वोल्ट की, है ना। V वोल्ट की बैटरी है। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। ये है R3 और ये V वोल्ट की बैटरी। अब अब ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या ध्यान देने वाली बात है कि मान लो ये सर्किट है ना। अब इस सर्किट से करंट निकलेगा, है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्मिनल से करंट निकलेगा कुछ इस तरीके से आई, है ना। अब आई गया गया गया, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इसके पास ये आगे बढ़ा। अब करंट के पास कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं मतलब करंट के पास एक ही तो रास्ता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक रोड है और 10 लोगों को जाना है इस और रोड पार करके, है ना, तो कितने रास्ते हैं? मतलब एक ही रोड है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं, बस एक ही रोड है। वो बड़ी भीड़ भाड़ वाली रोड है, मगर एक ही रास्ता है और 10 लोगों को यहाँ से वहां जाना है। तो मैं पूछता हूँ, अगर काम बहुत जरूरी है तो कितने लोग इधर से उधर जाएंगे? ऑब्वियसली पता है सारे के सारे जाएंगे, यानी कि रास्ता अगर एक है तो सारे के सारे इधर से उधर जाएंगे, यानी कि सबको इधर से उधर ट्रैवल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता एक ही है, क्योंकि एक रास्ता है तो जाना उधर से ही, कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। इस वजह से जो करंट है उसके पास ये ऐसे आया, तो करंट के पास कितने रास्ते हैं? करंट के पास एक ही रास्ता है, तो पूरा का पूरा जाएगा, यानी कि करंट इस पूरे सर्किट में एक ही सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, यानी कि करंट इसमें गया गया, इसमें भी उतना ही रहेगा, है ना। और इसमें से पार होते जाएगा, इसमें भी वही आई रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे भी आई ही रहेगा, फिर यहाँ पे भी आई रहेगा और फिर ऐसे भी आई रहेगा, है ना। तो ओवरऑल करंट इन सर्किट सिर्फ आई रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है, तो करंट नहीं बदल सकता। बट क्योंकि हमारे पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो की बात है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मान लो की बात है, ये पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ये अगर 0 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा V वोल्ट, है ना। क्यों? ये हो जाएगा कितना? अगर ये 0 है तो ये भी 0, क्योंकि सेम तार में वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये अगर 0 है वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो ये हो जाएगा V वोल्ट, और ये भी वोल्ट, ये भी V वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये बैटरी काम यही तो होता है कि वो पॉजिटिव साइड पोटेंशियल एक्स्ट्रा, मतलब उतना ज्यादा मेंटेन करके रखती है जितना उस पर लिखा हुआ है ना। तो V इधर आ जाएगा, यानी कि इस साइड कितना आ गया V, और इस साइड कितना आ गया 0, यानी कि ऐसे हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, तो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस पॉइंट के बीच में होगा। चलो मान लेते हैं इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? इस पॉइंट को हम कह देते हैं A पॉइंट, इसको कह देते हैं B पॉइंट, इसको कह देते हैं C पॉइंट और इसको कह देते हैं D पॉइंट, ठीक है। हमारा ABCD 4 पॉइंट्स हो गए। अब मान लो की बात है, मैंने पूछा V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसमें। चलो इसको हटा देता हूं मैंने इसको हटा दिया, ऐसे हट गया भाई। अच्छा, मैं कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, मुझे ये पता करना है कि वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है। करंट के साथ हमें पता चले करंट का रास्ता एक ही है, तो करंट तो सब में सेम रहेगा। R1 में भी उतना ही रहेगा, R2 में भी उतना ही रहेगा, R3 में भी उतना ही रहेगा। लेकिन वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है? मान लो की बात है, इसके साथ इसके अक्रॉस है V1 का वोल्टेज, इसके अक्रॉस है V2 का वोल्टेज,
है ना, और इसके अक्रॉस है V3 का वोल्टेज, है ना। अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इज हमारा कितना, V1 इज हमारा A माइनस बी, है ना। V1 इज VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, ये हमारा VA माइनस VB है ना। V2 कितना है, V2 है हमारा कितना, VB माइनस VC, है ना, VB माइनस VC। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल साइड ये है, लो पोटेंशियल साइड ये है, यानी कि V1 क्या है, VA माइनस VB, और V2 क्या है, VB माइनस VC, और V3 क्या हो जाएगा, V3 हमारा हो जाएगा कितना, VC माइनस VD। चलो हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस बना ली। अब उसके बाद और क्या हमें पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि इस बैटरी के अक्रॉस कितना है ना। अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, और ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, है ना, ये भी पॉइंट ए है ना। चलो इसको बी को हटा दें, है ना, एक सेकेंड, है ना, ये 0 को भी हटा दो, ठीक है। अगर ये पॉइंट, क्योंकि सेम तार है तो पोटेंशियल सेम है, इसलिए अगर मैंने इस पॉइंट को ए माना है तो इस वाले का भी ए है ना। इस वाले तार में सब जगह जहां तक ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है वहां तक तो हमारा ये ए होगा। फिर उसके बाद क्योंकि अगर इसको डी माना है तो हमारा सेम तार है, तो यहां से यहां तक पूरा सेम तार है, जैसे ये भी डी है और ये पॉइंट भी डी है। अब मैं V को कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कैसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VD। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साइड है तो A हमारा पोटेंशियल वो बड़ा होगा, VA माइनस VD, यानी कि VA माइनस VD यही हमारा V के बराबर होगा। यही तो हमारा बैटरी करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड पॉजिटिव साइड उतना एक्स्ट्रा मेंटेन कर देती है जितना उतना जितना उस पर लिखा हुआ होता है ना। तो ये V हो जाएगा किसके बराबर, VA माइनस VD। चलो ये हमें पता है, ये हमें पता है। अब हमने जो ये क्वेश्चंस निकाले थे इसमें क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। तो ये देखो VB कट गया, VC और VC कट गया, तो फाइनली क्या है, VA माइनस VD। और ये किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और VA माइनस VD और किसके बराबर है, V के बराबर है। इसका मतलब हम V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं V के बराबर, यानी कि हमारा पोटेंशियल इन तीनों में V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड हो जाता है, यानी कि सीरीज के केस में हमारा जो करंट है वो सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ये तो हमें पता ही है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अभी ये तक हमें क्या पता चल गया है कि इसमें से जो करंट है, मान लो कि बता R1 से कितना करंट जा रहा है, I1, है ना, और R2 से करंट जा रहा है I2, और R3 से करंट जा रहा है I3, और ये सब किसके बराबर है, I के बराबर, विच इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और V किसके बराबर है, V है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, चलो अभी तक हमें ये पता चले। अब इस रिलेशन का यूज करो, V क्या है, V इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, है ना, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। अब मान लेते हैं टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी है, तो हम क्या देते हैं, इससे करंट कितना गया, करंट गया I, है ना, V इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको ऐसा एक सर्किट मान लेते हैं, इट इज एन सर्किट, है ना, कुछ इस तरीके का, वेयर दिस एक रेजिस्टर रिप्रेजेंट्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के कौन सा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन तीनों के जैसा ही एक बार में काम करते हैं, मतलब अलग अलग मुझे लगाने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही आर इक्विवेलेंट में लगाऊंगा तो वही सेम हमें परफॉर्मेंस देगा, सेम करंट फ्लो करेगा सेम वोल्टेज डिफरेंस पर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा सेम, मतलब ना सेम करंट फ्लो करेगा, तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, I इंटू आर ई क्यू, है ना, I इंटू आर ई क्यू। अब V1 के बराबर है, V1 है क्या, V1 है R1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस, R1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना उससे करंट जा रहा है इनटू वो रेजिस्टेंस, यानी कि I R1। और V2 क्या है, R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी I R2। और V3 क्या है, I R3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, I आर ई क्यू इक्वल्स टू I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें कुछ इस तरीके से सीरीज में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल जाता है कि इट इज
द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्ट सम, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे जितने भी होंगे रेजिस्टेंसेस उनका सम करेंगे जितने भी सीरीज में प्रेजेंट है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डेरिवेशन होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है विच इज द फाइनल डेरिवेशन, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो ध्यान से होता क्या है इसमें, ऐसे है सर्किट, है ना। ये लगी बैटरी, ये तीन रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, है ना। ये है V वोल्ट की बैटरी और इससे करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, अब मान लो इससे करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे गया गया इधर गया करंट, है ना, फिर इधर गया करंट। अब देखो करंट जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस जंक्शन पॉइंट पे, अब करंट के पास तीन रास्ते हैं। करंट के पास ऊपर वाला रास्ता भी है, बीच वाला रास्ता भी है और नीचे वाला रास्ता भी है। तो मान लो की बात है, ये वही सेम चीज आ गई कि एक रोड है बहुत पतली सी, तीन रोड है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास लोग बहुत सारे हैं जो उस मतलब रास्ता पार करना है, और रोड तीनों एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचाती हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा एक दो लोग है ना तीनों रोड पे बट जाओगे, सो दैट एक ही रोड पे जाने पे भीड़ ना हो, है ना। हम लोग और ज्यादा क्राउड में ना फंसे, हम लोग थोड़ा अपने आप को डिवाइड कर लेंगे ताकि भीड़ से बच सकें। इसी हिसाब से करंट क्या होता है, करंट इन तीनों में आपस में डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरीके से कि मान लो ये बात, इसमें हो गया I1, इसमें हो गया I2 और इसमें हो गया I3, है ना। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज तीनों में सेम रहता है। कैसे सेम रहता है, या अगर मैं इस पॉइंट का कह दूं वोल्टेज है B और इस पॉइंट का कह दूं वोल्टेज है A, है ना। पॉइंट है ये B है, ये A है, अगर ये B है तो ये भी B है ना, ये B है तो ये भी B है, तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगर ये A है तो ये भी A है, ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, क्योंकि सेम तार में मतलब सेम वोल्टेज रहेगा अगर तार नहीं चेंज हुआ है तो। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और ये किसके बराबर आएगा, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आएगा, जितने इसमें से कितने, इस ध्यान से देखो, तो R1 के अक्रॉस हम करेंगे, R1 के अक्रॉस अगर हम करें तो ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए, ये भी आ रहा है ए, ये भी आ रहा है ए, ना, ये भी है, ये भी बी है और ये भी है। तो R1 के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी है, यानी कि डेल्टा वी। तो R1 के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी कितना देता है, वी1 के अक्रॉस आई वी ए माइनस वी बी इज हमारा I1 R1। अब इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी कितना होता है, I2 इंटू R2। और तीसरे वाले में R3 के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू I3 R3, है ना। और ये जो वोल्ट क्या है, बैटरी हमारी प्लस ये माइनस, तो वो इसके यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल वाला हाई पोटेंशियल पे। तो V कितना, V किसके बराबर होगा, V बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी वी के बराबर है, और ये सब वी ए माइनस वी बी I1 R1 I2 R2 I3 I3 के बराबर है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये ओवरऑल हमारा I1 R1 किसके बराबर है, B के बराबर, I2 R2 किसके बराबर है, B के बराबर, I3 R3 किसके बराबर है, B के बराबर, है ना। तो ये सब V के बराबर है। अब हुआ क्या है, बेसिकली इसमें तीनों में करंट डिवाइड हो चुका है, क्योंकि करंट ऐसे गया तीनों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब तीन, और पोटेंशियल हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल सब में सेम है ना। तो इसका मतलब हुआ ये है कि V1 अगर इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो वो किसके बराबर है, V2 के बराबर, और वो है V3 के बराबर जो R3 के अक्रॉस है वोल्टेज। और वो ओवरऑल किसके बराबर है, जो बैटरी लगी हुई है। और I किसके बराबर है, I है हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया है तीनों में, है ना। बराबर जरूरी नहीं कि बराबर ही डिवाइड हो, कैसे भी हो सकता है। अब I को हम लोग मान लो कि बात एक इक्विवेलेंट सर्किट बना ले कुछ इस तरीके से, है ना, है ना। मान लो इस सर्किट में भी करंट फ्लो कर रहा है आई इसी के बराबर, इसी में इसमें वोल्टेज भी बैटरी का V है, और लेकिन इधर R है, R इक्विवेलेंट, है ना।
अब आर इक्विवेलेंट के हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम इन सारे गुच्छे ऑफ ये जो रेजिस्टेंसेज है, रेजिस्टर्स एंड क्वाटा के एक ऐसा रेजिस्टर रख दें जो सेम काम करे जो ये सब कर रहे थे। यानी आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वाले में आई लिख देंगे v अपॉन आर ई क्यू। ये हो जाएगा कितना, v अपॉन आर ई क्यू। इसमें i1 को कैसे लिख सकते हैं, इसमें i1 को लिख सकते हैं v अपॉन r1, है ना। अभी देखा था ना, क्या आ रहा था, v आ रहा था कितना, i1 r1। तो हम लोग i1 को कैसे लिख सकते हैं, i1 हो जाएगा v अपॉन r1, है ना। उसी तरीके से v और सॉरी प्लस हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, i2 को लिख सकते हैं v अपॉन r2, और i3 को कैसे लिख सकते हैं, v अपॉन r3, है ना। अब एक काम करो, इनमें से v को कॉमन ले ली, v कॉमन लिया तो क्या आया, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। v से v कट जाएगा, क्या आ गया, ओवरऑल 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। तो हम लोग का आर इक्विवेलेंट का पैरेलल में हम लोग का कितना, क्या फॉर्मूला आ गया कि 1 अपॉन आर ई क्यू किसके बराबर होता है, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो होपफुली डेरिवेशंस वगैरह समझ में आई होंगी, है ना, क्योंकि 5 ही डेरिवेशंस थी पूरे सिलेबस में और ये सारी की सारी कंप्लीट होती हैं, है ना। आधे घंटे के टाइम में ऑलमोस्ट 35 मिनट से 40 मिनट्स हो रहा है ना। इस सारी डेरिवेशंस हो गई, होपफुली समझ में आई हूँ, है ना। अब वैसे तो फिर से अगेन आएंगी नहीं, बहुत रेयर चांसेस है कि डेरिवेशंस आ जाए, बट आएंगी। तो अब मैंने इस लेवल पे बता दिया है कि इसको समझ के अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप से हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।